आज की ताजा खबर। नमस्कार। हरकारा के इस न्यूज रूम वाले अंक में आपका स्वागत है, जहाँ पर शोर कम होता है और रोशनी ज्यादा। पर आज की जो हम लोग जहाँ शुरुआत करेंगे, मैं अपने साथी गौरव नौडियाल और हरीश चतुर्वेदी के साथ हूँ। वहाँ पे पहली चीज जो है वो इतनी गर्मी है, और इस बीच सरकार ने ऐसा एक नीतिगत निर्णय लिया है। दिल्ली में आज का जो मैं गूगल में वेदर देख रहा था, तो वो कहता था कि 40 डिग्री के टेम्परेचर रहेगा, पर महसूस होगा वो 51 डिग्री की तरह। और ये लगातार अभी गर्मी पड़ती रहने वाली है। और उस बीच जो है सरकार ने ये एक फैसला सुनाया है कि वो एयर कंडीशनर्स टेम्परेचर को एक सीमित तरह से रखेगी कि वो 20 से 28 के बीच में शायद रह सकता है, उसके नीचे वो नहीं रह सकता। तो एक नए तरह का एक फरमान जैसा जारी हुआ है। अभी अमल होगा नहीं होगा ये पता नहीं है, पर यहाँ शुरुआत करते हैं। और आज गौरव, फिर पहले हमको अपनी जो आज की सुर्खियां हैं, जो आज के न्यूज़लेटर में छपा है और जो शायद आप में से कुछ लोगों ने हमारे पॉडकास्ट में सुना भी होगा, उनका जिक्र कर लेते हैं। गौरव जी, मॉर्निंग। तो आज हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण खबर आई है वो उद्योगपति गौतम अडानी को लेके है। अमेरिका में जो उनपे कानूनी लड़ाई में जो वो उलझे हुए हैं, वहां से निकलने का रास्ता शायद वो अब चीन में तलाश रहे। तो ये एक बड़ी खबर है, वो चीन गए हैं। इस पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है, और जो कांग्रेस का आजकल जो चल रहा है, नरेंद्र सरेंडर की जो लाइन लेके सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वापिस से उस पर उन्होंने और तेज कर दी है अपनी मुहिम। इसके अलावा एक खबर बीएसएफ के जवानों को लेकर आई। एक वीडियो आता है जिसमें देखा गया कि उन्हें अमरनाथ यात्रा पे 1200 जवानों को जाना है, लेकिन उनके लिए जो ट्रेन भेजी गई वो बहुत ही खस्ता हाल कंडीशन में थी। तो एक खबर ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है। तो शुभांगी खापरे ने ग्रीस से बात की है, वो लोकमत के संपादक हैं। गिरीश कुबेर जो तो लोकसत्ता दिलचस्प के बात, संपादक हैं जी। लोकसत्ता को माफ कीजिएगा। तो एक ये हमारे पास है। इसके अलावा चीन ने अमेरिका पर 55% टैरिफ लगाया है। तो धीरे धीरे मतलब जो चीन और अमेरिका की लड़ाई थी वो सुलझ रही है, टैरिफ वॉर की। वो सहमति बना रहे हैं कि भाई आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा हमारे पास वही खट्टर साहब जिनका आपने जिक्र किया है, खट्टर साहब की तरफ से एक खबर कल आती है कि पूरे भारत में अब एसी का तापमान सरकार सेट कर देगी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ऑक्सफोर्ड यूनियन में उन्होंने कल एक स्पीच दी है और भारत के संविधान पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये दिखावा नहीं करता है हमारा संविधान, ये बराबरी का दर्जा देता है और चुराता नहीं है नजर इससे कि खाली बात कर रहा है। न्यूयॉर्क से मीरा नायर के बेटे ने मेयर का वो चुनाव वहां पे लड़ रहे हैं, और उन्होंने जो अपनी कैंपेन वहां पे रखी है वो मल्टी लिंगुअल है। तो उर्दू में भी वो प्रचार कर रहे हैं, हिंदी में भी प्रचार कर रहे हैं। और इसकी वजह से उन्हें वहां पे मतलब जो एक 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 छोटा सा जिक्र है कि एक पाकिस्तानी उनसे मिलता है न्यूयॉर्क में, और वो बड़ा खुश होता है कि भाई मुझे पहली बार कोई ऐसा प्रत्याशी मिला है जो मेरी भाषा में बात कर रहा है। तो इससे उनके बीच में इस तरीके की कनेक्टिविटी बनी है कि भाई ये हमारा आदमी है, ये तो हमारी समस्याएं भी समझता है। तो यही आज हमारे पास उनकी मोटे तौर पे खबरें हैं। लोकप्रियता भी उनकी तेजी से बढ़ी है जी इस बारे में। तो पर पहले हम लोग बात करते हैं ये जो कांग्रेस जो लगातार प्रहार हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार पर। वो लगातार एक पहलगाम के मुद्दे से लेकर अब तक वो एक नए रोज मोर्चे खोल रही है सरकार की कार्रवाइयों के खिलाफ। तो राजेश, क्या लग रहा है इसको लेकर? कैसे इसको हम इसके सियासी मतलब किस तरह से समझेंगे? क्योंकि सियासत में जो हो रहा है अभी, एक तो ये कि पहलगाम को लेकर अब मानसून का सत्र जब भी शुरू होगा, अभी तो गर्मियां चल रही हैं काफी, पर फिर बिहार के चुनाव हैं जहाँ पर उसको शायद ले जाया जाएगा उस तरह से। और सरकार की जो अभी तक के जो प्रयास हैं, जैसे कि उन्होंने सोचा कि सिंदूर को लेकर हम ले उड़ेंगे और उसको लेकर हम घर घर जाएंगे, और तो वो लगातार
उल्टी पड़ती हैं उनकी जो सारी जो इस तरह के प्रयास, उसको लेकर क्या लग रहा है? आपको नमस्कार और हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो 12 बार 1 दर्जन मर्तबा ये कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें उन्होंने इंटरवीन करके, हस्तक्षेप करके सीज फायर कराया। अब वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और वो अगर ये कह रहे हैं तो उसका जवाब जो है ऑफिशियली ये उम्मीद की जाती है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो उसका जवाब देंगे कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। मगर वो हुआ नहीं है, अभी तक जवाब दिया नहीं जा रहा है। जवाब मतलब दो टूक जवाब नहीं दिया गया है। और उसमें एक चीज और जो हुई थी जिसका जिक्र मैंने बहुत कम हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में एक, आपको याद होगा, ये भी बात कही थी कि वो इवन कश्मीर मामले में भी मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। माने जो हमारा और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था, जिसमें कश्मीर के मामले में किसी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन के, हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं थी, मगर ट्रंप ने अपनी तरफ से ये पेशकश कर दी। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, जो क्लेम किया, जो उन्होंने रिवील किया कि साहब हमने ये सीज फायर कराया, उसको एंडोर्स कर रहा है। उसको उसने कहा कि हाँ भाई ठीक है, इन्होंने ही कराया है, लेकिन हम कुछ नहीं कह रहे हैं। तो जाहिर है कांग्रेस चूंकि भाई संघर्ष कर रही है पिछले 11 साल से, अगर मोदी जी की सरकार 11 साल का जश्न मना रही है तो कांग्रेस भी जो है विपक्ष में रहने का मतलब एक वो कर रही है। तो उसको एक ये विषय तो मिला। राहुल गांधी ने जो ये कहा कि भोपाल में कि नरेंद्र सरेंडर, ट्रंप साहब का एक फोन आता है, वो फोन उठाते हैं और वो पूछते हैं मोदी जी, तो वो बोलते हैं कि भाई नरेंद्र सरेंडर। तो ये चस्पा करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और इसको वो आगे बढ़ा रही है। अब जैसे उसने जो अभी अडानी के केस में, अभी जो चाइना से जुड़ा हुआ जो मामला है, उसको चीन से जोड़ा है। चीन ने चूंकि पाकिस्तान के संदर्भ में ये कह दिया था कि भाई हम पाकिस्तान की जो संप्रभुता है या जो उसके मसले हैं उसमें हम उसके साथ खड़े हुए हैं, खुल के कहा चीन। अब चीन में जो है हमारे जो उद्योगपति हैं गौतम अडानी साहब, वो दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने अपना रास्ता उस तरफ किया है क्योंकि लाजमी है, अमेरिका में उनके खिलाफ जो चीजें, कानूनी पेचीदगियां पैदा हो गई हैं, वो वहां उलझ गए हैं, तो वो इस तरफ डाइवर्ट हो गए। उसी को जो है उठाते हुए कांग्रेस क्या है कि इस पूरा जो पहले से जो राहुल गांधी कहते रहे हैं कि अडानी अंबानी, तो उसको ही आगे बढ़ा रही है और अब नए परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ा रही है। जो भारत पाकिस्तान का जो संघर्ष हुआ उसको जोड़ते हुए ऑपरेशन सिंदूर, और जो सवाल है तमाम, जो जवाबदेही के सवाल उठ रहे हैं। भाई वो जो 4 लड़के आए थे, जो 4 आतंकवादी आए जिन्होंने पहलगाम में वो 26 लोगों की जान ले ली, सिंदूर उजाड़ दिए महिलाओं के, उनका अभी तक कोई पता नहीं है। तो ये सारी चीजें जुड़ रही हैं और चाइना का भी मसला है ही है। तो इलेक्शन, जैसा कि आपने कहा कि भाई चुनाव आने ही वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है बिहार। बिहार की सियासत से कई सारी चीजें तय होनी है, तो कांग्रेस इसको बढ़ाएगी। और राहुल गांधी ने इसीलिए जो है इलेक्शन कमीशन की जो उनकी चिंताएं हैं कि भाई जो आंकड़ों को लेकर के महाराष्ट्र चुनाव के, उसको बिहार से कनेक्ट किया उन्होंने। आपने देखा होगा कि भाई ये जो यहाँ पे खेल हुआ है वो बिहार में भी होगा अब अगला खेल। तो कुल मिला के सियासत है और चल रही है। अब कांग्रेस या अपोजिशन किस हद तक इससे लड़ पाता है, और ये खासकर ये नरेंद्र सरेंडर को कितना आगे तक खींच के ले जाता है, ये देखना होगा। और अभी चुनाव में करीब 4 महीने हैं, बिहार के चुनाव में, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होगा। तब तक ये सब चीजें, ये तुकबंदियां, अब तुकबंदी तो मोदी जी भी खूब करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी की है, तो ये एक तुकबंदी है जो
मतलब नरेंद्र सरेंडर, अब ये कितना चिपकती है, कितना इसको चस्पा करने में कांग्रेस कामयाब हो पाती है, ये देखना होगा। क्योंकि अब जैसे ये जो खबर आई कि साहब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के लिए जो अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर जाने वाले, जिसका संबंध मतलब पहलगाम की जो आतंकी घटना हुई जहां वो 26 लोगों की, हिंदुस्तानियों की जान चली गई, तो उसके संदर्भ में सरकार ने तय किया कि साहब हम इस बार खास इंतजाम करेंगे, विशेष इंतजाम करेंगे। तमाम सारी कंपनियां वहां तैनात कर दी गई हैं, बड़े भारी पैमाने पे कैमरे और सिक्योरिटी से जुड़े तमाम चीजें वहां पे इकट्ठा कर दी गई हैं। उधर जो हमारे जवान भेजे जा रहे थे, वो उनके लिए जो ट्रेन उपलब्ध कराई गई है, आप देखिए तो हाल उसका, मतलब वो जो वीडियो है वो देखेंगे तो वो एक बड़ा गजब ही सवाल है। है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो इसमें जो बड़ा प्रश्न है वो चाहे भारत के विदेश सचिव को लेकर हो या उस समय की कर्नल कुरैशी को लेकर जिस तरह से चीजें हुई, और फिर अब ये तो मतलब ये जो लोग सरकार के लिए काम करने वाले लोग हैं जिनके कारण देश चलता है, ये लोग देश को प्रबंधन के एक तरह से ये लोग चलाते हैं, हम उनकी बुनियादी गरिमा का ख्याल क्यों नहीं रख पाते? ये एक बड़ा सवाल है। जो बीएसएफ वाला जो कल जो वीडियो आया उससे ये झलकता है कि हम उनको कितना कैजुअली कितना क्यों ले रहे हैं। और दूसरा ये कि मतलब एक तरफ तो आप सारे झंडे फहरा रहे होते हैं कि नई नई रेलगाड़ियां आ रही हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड की बात है, आप बुलेट ट्रेन भी ला रहे हैं, पर अपने दरवाजा ही नहीं जवानों के लिए और सुरक्षा वालों के लिए जब आप कुछ चीज दिखा रहे हैं या कर रहे हैं, तो कितनी अमानवीय जैसी लगती है कि किस तरह से हम लोग इनका जब और इनका जब इनके साथ हम ऐसा कर रहे हैं, तो वो जो आम नागरिक या जैसे कि हम कोविड के समय में देख रहे थे, जब लोग घर लौट रहे थे तो किस तरह का उनके साथ बर्ताव किया जा रहा था, तो वो जो एक तरह की ये मान लेना कि ये सब चलता है और ऐसा ही रहेगा, ये बहुत अजीब सी बात है। और ये दिखाता है कि हमारी सरकार वो अपने लोगों से, जो अपने कर्मचारियों को लेकर ही वो इतनी असंवेदनशील है, तो नागरिकों की बात तो खैर फिर अलग होती है। इसके आगे चलें, गौरव क्या बोलते हैं? टीएमसी की एक चीज मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, टीएमसी की सांसद है सागरिका घोष, उन्होंने तो बाकायदा ये इस घटना को जो बीएसएफ को ट्रेन मिली है, इसको उन्होंने सीधे पुलवामा से जोड़ा है कि भाई इसी तरीके की लापरवाही के चलते पहले हादसा हो चुका है और आप आज भी अपने जवानों को मतलब ठीक से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट पुलवामा से इसे कनेक्ट किया है। जी, लोकसत्ता के संपादक गिरीश कुबेर की बहुत लंबी और अच्छी बातचीत है शुभांगी खापरे के साथ इंडियन एक्सप्रेस में जो वीडियो है, और वो हमने उसको आज अपने न्यूज़लेटर में शामिल किया है। और उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से बात की कि कैसे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, और उसको उन्होंने एक तरह से समझाने की कोशिश की है कि वो मुद्दा एक कि कितना महत्वपूर्ण है, दूसरा कि वो उसमें क्या कहाँ पे चीजें गड़बड़ हो रही हैं, और तीसरा ये कि उसमें आगे किस तरह से क्या हो सकता है। तो राजेश, ये जो बात कह रहे हैं कि जो सबसे उसमें एक दिलचस्प बात उन्होंने कही कि ये जब भी संस्थानों को लेकर, चाहे वो सेबी को लेकर हो या इलेक्शन कमीशन को लेकर हो या बाकी संस्थानों को लेकर, जब भी विपक्ष सवाल उठाता है तो उसका जवाब बीजेपी देती है। जैसे कि अगर वो अडानी के खिलाफ भी अगर कुछ बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसका जवाब आता है। तो ये इसके दो बड़े मजेदार मतलब है। एक तो ये कि क्या ये सब भारतीय जनता पार्टी ही है, या फिर ये इन संस्थानों की अपनी जुबान और अपनी ऑटोनॉमी भी है कि वो खुद अपनी बात कह सकें। और जो जवाब आया भी वो इस तरह का था कि वो जैसे कि व्यक्तिगत था, वो जो सवाल पूछ रहा था राहुल गांधी, उसमें उसकी पारदर्शिता को लेकर नहीं था, वो एक व्यक्तिगत आक्षेप की तरह था। उसमें फिर कुछ प्रक्रिया के सवाल वगैरह उठाए गए थे। तो ये किस तरह से चीजें जा रही हैं इसमें, और क्योंकि ये चुनाव कोई आखिरी तो है नहीं, इसके आगे भी चुनाव होंगे, तो हम किस तरह की चीजें उम्मीद हमें करनी चाहिए?
नहीं देखिए, ये जो रिजीम है जो वो चल रही है, जो इस रिजीम में ये बात तो है कि इसका यही निष्कर्ष निकाला जा रहा है। ये बहुत मतलब गंभीर चीज है कि जो हमारी संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अगर उन पे कोई सवाल उठाता है, उनकी जवाबदेही पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आती है बचाव। माने वो संस्थान के बजाय, उस संस्था के बजाय भारतीय जनता पार्टी आती है। अब इसको ऐसे समझा जाना चाहिए कि मान लीजिए हम किसी होटल के कर्मचारी हैं, हम किसी होटल प्रबंधन के अधीन काम करते हैं, और हमारे किसी कृत्य पर किसी को आपत्ति हो और वो सवाल खड़ा करे, तो हमारा जो मालिक है होटल का, वो एकदम सामने आ जाए। मतलब कि आप ये वो मुकाबला करने लगे, उसकी जो शिकायत है या तकलीफ है या वो जो विवाद पैदा कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, कोई बात कह रहा है, तो होटल का मालिक आके खड़ा हो गया, क्योंकि वो कर्मचारी है, वो उसके होटल मालिक के अधीन काम कर रहा है। तो अभी ये जो सिलसिला चल रहा है, जैसे इलेक्शन कमीशन पे जो सवाल उठाए, उसका बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने उसका उत्तर दिया। तो ये सवाल तो खड़ा होगा ना, लाजमी है, बड़ा स्वाभाविक है कि भाई हमारा एक संवैधानिक संस्था है, उसके बारे में अगर हम कुछ बात कह रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वो ना आकर के भारतीय जनता पार्टी पहले आती है। तो इसका मतलब तो यही है कि उसको चलाने वाला कौन है, भाई यही सोचा जाएगा, ये सवाल खड़ा होगा कि वही होटल मालिक के अधीन वो काम कर रहा है कर्मचारी, और होटल मालिक आ गए डिफेंड करने के लिए। पर चुनाव आयोग की ये पैरिटी जो होटल वाली है, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक संवैधानिक, एक स्वायत्त संस्था है, और उसके पास उसके उस तरह से तो उसके अधिकार क्षेत्र है, और उसकी एक तरह की जवाबदेही भी है। तो वो उससे बचना या इस तरह से करना, ये लगातार और ये नहीं बढ़ता ही जा रहा है। खासतौर पर जब हम 11 सालों में सरकार की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, उसमें इस तरह की ये प्रवृत्तियां जो बढ़ रही हैं, ये इनका भी एक तरह का इशारा है कि ये मतलब हम बात किससे करना चाह रहे हैं, जवाब कोई और दे रहा है, फिर कहीं वो बात कहीं किसी और तरह से चल रही है। तो पर ये कि ये संवैधानिक सत्ता है, अगर हम कल को कोई सुप्रीम कोर्ट के या अदालत के फैसले को लेकर अगर हमारी कोई ऑब्जर्वेशन है, तो क्या उसका जवाब कोई किसी और को देना चाहिए, या जो जैसे कि ये हमने उसमें भी देखा, नेशनल कमीशन फॉर विमेन का भी, जब भी एक गड़बड़ियां हुई, तो वो ये सारी जो संस्थाएं जो हैं वो, और उससे दो चीजें हो रही हैं। ये तो ठीक है कि आप एक प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, या उससे बच रहे हैं, या उससे आप एक तरह से उसको पलट रहे हैं, आप उन संस्थाओं को भी छोटा कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, उनको डाइल्यूट कर रहे हैं, उनकी जो जिसके लिए वो बनाए गए थे, जो उनका काम होना चाहिए था। तो उसमें फिर क्या होता है कि एक समय के बाद फिर हम उनसे उनके काम करने की उम्मीद करना भी छोड़ देते हैं, जो कि किसी भी व्यवस्था या लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है। मैं जो होटल मालिक की जो बात कही, वो माने चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो तो ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक आम आदमी जो बैठा हुआ है, जिसके दिमाग पे सुबह से हथौड़े चलना शुरू हो जाते हैं, जब वो ये देखता है, वो उसके मन में भी सवाल पैदा होते हैं ना, तो वो चीजों को कैसे कनेक्ट करेगा उसके दिमाग में। वो जैसे ही उसने खबर पढ़ी कि भाई, या खबर देखी कि चुनाव आयोग पे या किसी संवैधानिक संस्था पे कोई आरोप लग रहा है, तो उसका जवाब एक पॉलिटिकल पार्टी दे रही है, जो रूलिंग पार्टी है, जो पूरे निजाम को, सिस्टम को चलाने वाली पार्टी है, जिसका राज है, वो अगर जवाब दे रही है, तो वो एक आम आदमी जो स्टेशन पे बैठा है, प्लेटफॉर्म पे बैठा है, बस अड्डे पे बैठा है, वो खबर देख रहा है, पढ़ रहा है, तो उसके दिमाग में यही उठता है कि वो उसको कनेक्ट किससे कर रहा है कि भाई हम चूंकि इसके मुलाजिम है, फलाने के मुलाजिम है, तो वो आदमी जो मालिक है वो डिफेंड करने आ गया, यही निकालेगा आम आदमी। वो ठीक है कि वो परसेप्शन के लेवल पे, हाँ यस, वो ऐसे ही कनेक्ट करेगा। तो ये सवाल तो बिल्कुल लाजमी है और ये उठेगा। और ये जो, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि भाई
संस्थाएं जो है इससे कमजोर होती हैं। लोगों में ये एक धारणा बनती है कि हमारी जो संस्थाएं हैं जो वर्षों की मेहनत के बाद खड़ी की गई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनके बारे में ये है अवधारणा कि वो निष्पक्ष संस्थाएं हैं। अभी तक उनके बारे में ये एक विचार है, अवधारणा है ना, कि भाई ये निष्पक्ष ढंग से काम करती हैं। लेकिन शनै शनै धीरे धीरे अगर ये सब चीजें होंगी तो फिर जो है उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उनके फैसलों पे और उनकी परोक्ष रूप से उनकी जवाबदेही पे, हर चीज पे सवाल खड़े किए जाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं जो है विश्वास टूटता है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए वो जो मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं विजय शाह, उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी और वो आई थी दूसरी जो एयरफोर्स की व्योमिका सिंह, कर्नल कुरैशी के बारे में जो मंत्री महोदय ने जो विचार व्यक्त किए थे, जो बयान दिया था, जिस पर जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुओ मोटो जो है स्वयं जो है संज्ञान लेते हुए बड़ा जबरदस्त उन्होंने कोर्ट ने टिप्पणी की थी हाई कोर्ट में, वो अल्टीमेटली हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। अब सुप्रीम कोर्ट में जो आज की स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हाई कोर्ट इस मामले में अब कोई सुनवाई नहीं करेगा, अब हम इसको हम एसआईटी बनाएंगे तो कुछ करेंगे, एसआईटी बना। अब चीजें बिल्कुल सेटल हो रही है। अच्छा, ये मनुष्य की जो मानव प्रजाति है उसकी फितरत होती है चीजों को भूलने की। अब आप देखिए 13 मई को बयान दिया गया, कल जो है 13 जून है, 1 महीना पूरा हो जाएगा, चीजें वहीं की वहीं हैं। ये हमने देखिए वो जो गृह राज्य मंत्री थे यूपी को बिलोंग करते हैं अजय मिश्रा टेनी, वो जो किसान मारे गए थे वो अपने पद पर आखिर तक बने रहे। मध्य प्रदेश में जो मंत्री महोदय हैं वो कैबिनेट के सदस्य हैं, मंत्री हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक आयोजन किया, माने तो आम आदमी, फिर वही आपने उसी बात पे, होटल वाली बात पे, कि आम आदमी इन चीजों को जो ऑब्जर्व कर रहा है वो भी ऑब्जर्व कर रहा है ना कि ये क्या चल रहा है, जो संस्थाएं हैं वो किस ढंग से काम कर रही हैं। तो फिर चुनाव आयोग हो या न्यायालय हो या जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए हैं, जो डेमोक्रेसी में मतलब बहुत जरूरी हैं और उनका निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है, वो किस ढंग से काम कर रहे हैं, उन पर क्या सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसे ही जो चुनाव आयोग पे जो सवाल खड़े किए लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो जो सवाल है कि भाई 4 महीने में 41 लाख मतदाता कैसे बढ़, 4 महीने में, 4 महीने पहले 31 लाख मतदाता थे और 4 महीने बाद पोलिंग में जो है वो 41 लाख इजाफा हो गया उसमें। इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। और वो जो व्यक्ति बस अड्डे पे बैठा हुआ है, रेलवे स्टेशन पे बैठा है यात्रा करने के लिए, उसके मन में भी ये सवाल आएंगे, वो बहुत स्वाभाविक है सवाल आना। जी, फिर ये आते हैं ये जो मनोहर लाल खट्टर ने जो कहा है कि एसी को जो है वो उसका तापमान अब नियंत्रित सरकार करेगी, कितना है उस पर काफी सारे मीम्स, बयान, रिस्पांस डिजिटल उसमें काफी चल रहा है। तो ये जैसे कि हमारे यहाँ की हेडलाइन है कि 1 नेशन 1 टेम्परेचर। हालांकि भारत में दिल्ली में आज 40 है और ये जैसलमेर में तो 46-48 पहुंचने लगता है तापमान। गौरव पौड़ी में रहते हैं, जो पहाड़ है वहां पे शायद उतना तापमान उस तरह से उतना तेज नहीं रहता। तो ये एक गजब की बात है कि जो भौगोलिक तौर पे भारत इतना अलग अलग तरह की चीजों से गुजर रहा होता है। तो दक्षिण है वहां पे अलग होगा, इस समय कई जगह मानसून आ गया है, तो हम उस पूरे उसको एक प्रेस्क्रिप्शन जो अप्रोच होती है सरकार की ज्यादातर चीजों को लेकर, वो उस पे भी एक सवाल है कि ये, और फिर ये एक इस तरह से पेश किया जाता है जैसे कि एक फरमान हो, जैसे कि ये ये क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, किससे बात की, कहाँ पे उसके प्रोस कॉन्स सोचे गए, नहीं सोचे गए, कैसे तय किया कि ये आ रहा है। और उस तय करने की प्रक्रिया में ये एक दूसरा एक विकास एक और 11 साल का हासिल है
कि वो चीजें कैसे तय होती हैं, इसमें लोगों को और बाकी जो लोग जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके बाहर भी उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। चाहे वो पहलगाम को लेकर भी अगर हम देख सकते हैं वो भी है, और चाहे इतनी इस तरह की बात है कि जहाँ पे हम लोगों के बता रहे हैं कि आप इतने तापमान के बीच में ही रह सकते हैं, नहीं तो फिर उसके और ये इससे जो है बाजार पे, लोगों पे, अलग अलग भूगोल की जगहों पे जहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं, उन सब के लिए एक अजीब सा सरदर्द है जिसकी कोई जरूरत उस तरह से थी नहीं। और ये एक, और दूसरी बात इसमें एक ये है कि सरकार ऐसा क्यों सोचती है कि ये जो काम उसको करने चाहिए ठीक से, वो उसका वो जनता पे क्यों ढोल देती है सारी चीजें। जैसे कि अब हम अगर हम ये कहें कि ये यहाँ की ऊर्जा, इसके क्या बोलते हैं, बिजली को लेकर ये अगर है कि बिजली बचाने के लिए ये करवाया जा रहा है, जैसे कि मुझे लगता है कि ये होगा। हालांकि इसकी और भी होने चाहिए, जहाँ पे पर्यावरण की बात भी होनी चाहिए, जहाँ पे हमारे ग्रीन कवर के बारे में बात भी होनी चाहिए, जहाँ पे लोगों को भी बताना पड़ेगा कि किस तरह के वो चीजें कर सकते हैं। तो वो उन चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे जो सरकार के काम थे। सरकार का काम था कि अगर हमारे पास इतने लोग हैं तो उनको ठीक से बिजली मिलनी चाहिए, उसकी जो क्या बोलते हैं। और मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और वहाँ बिजली यहाँ जा रही है, कई जगह पे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं उस तरह की। तो वो आप अपना काम नहीं करेंगे और दूसरों पे आप ढोल देंगे कि तुम जो है अब जो कि अगर आप मुश्किलों में भी हैं और आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो उसको आप रोक देंगे कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसमें आप जिसको कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते मुझे कि मैं आप जो फैसले कर रहे हैं वो उसमें उसका कारण क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, और उसमें कितना, उसके बारे में आगे पीछे कितना सोचा गया है। क्योंकि सरकार के ज्यादातर जो फैसले रहे हैं इन 11 सालों में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसके बारे में साफ साफ लगता है कि ठीक से सोचा नहीं गया। हालांकि ये एसी की बात जो है, वन नेशन वन टेम्परेचर हमारी जो हेडलाइन है, तो वो एक बहुत छोटी सी इसको खबर है। पर गौरव, आपने इसके बारे में थोड़ा सोचा और देखा क्या क्या हो रहा है? आप पौड़ी में बैठे हुए हैं जहाँ पे तापमान शायद ठंडा ही है इस समय का। इसमें सबसे मजेदार बात जो मुझे लगी, जो खट्टर साहब ने आके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, वो ये कि कुछ राज्यों ने उनसे अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ की नमी का जरा ख्याल रख लेना, बाकी आपको जो सेट करना आप कर सकते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब ये पूछने के बजाय कि भाई इसका आउटपुट, जो आप कह रहे हैं कि आउटपुट क्या, मतलब हासिल क्या होगा हमारे पास। एक तरफ हम देख रहे हैं कि आप वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आ रही है, वो कह रहे हैं कि भाई आपको इतने 4 लेन की जरूरत नहीं है, थोड़ा इसकी चौड़ाई कम कर दो, आपका ग्रीन कवर बच जाएगा। सरकार वहां सुनने को राजी नहीं है। वहां सरकार, अगर वैज्ञानिक 6 मीटर काटने को कह रहे हैं पहाड़ी, वो 12 मीटर तक काट दे रही है। मतलब 6 मीटर बढ़ने का मतलब है कि आपने हजारों पेड़ 1 किलोमीटर के दायरे में काट दिया। और पिछले दिनों लगातार हमने देखा है कि डेवलपमेंट के नाम पे पूरे देश में गफलत मची हुई है, आंदोलन भी चढ़े, स्थानीय लोग सड़कों पे आए। देहरादून में लगातार, जो देहरादून से और ऋषिकेश के बीच का जो सड़क है पूरे जंगल से घिरा हुआ, उसको लेके लगातार अभी भी लोग बीच बीच में सड़क पे आ जाते हैं कि भाई नहीं, इसको चौड़ा मत करो। आपको सड़कों के चौड़ा करने से बजाय मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि आप इसे दुरुस्त कैसे करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आप कैसे भेजें। तो वहां काम करने के बजाय जब सरकार की तरफ से इस तरीके के फैसले आते हैं और इसमें वो बात करते हैं कि नहीं हम पर्यावरण की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि आपने बड़े मुद्दे छोड़ दिए, आपके ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, आप उधर ध्यान ही नहीं दे रहे, आपके पास डेटा ही नहीं आ रहा है, स्टडी के लिए फंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन आपको एसी का टेम्परेचर सेट करके पूरा पर्यावरण अपने देश का ठीक करना है। तो अगर सरकार उसी के के पास कोई साथ चमत्कारी चीज है, उसी के साथ एक खबर हमने लगाई है, वो जो ग्रेटर निकोबार की, जिसमें एक जी पक्षी वैज्ञानिक हमसे कह रहे हैं कि ये अब वहां पे लोगों ने बोलना बंद कर दिया है, पर वहां पे जो सबसे बड़ा जो उसके जो पर्यावरण की जो चिंताएं हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे बहुत तेजी से और बहुत बड़े स्तर पर जो वाणिज्य की प्रक्रिया वहां पे कर रहे हैं कि वहां पे काफी सारा सी पोर्ट और कमर्शियल पोर्ट्स खोलने की बात कर रहे हैं, जबकि वो सबसे ज्यादा जिसको जैव विविधता कहते हैं कि वो वहां पे सबसे ज्यादा पेड़ और जंतु वो सब
जो सी का जो पूरा वो सारा कुछ उससे प्रभावित होने वाला है, जिसको लेकर ये ग्रेटर निकोबार जो परियोजना है इसको लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। गौरव जी, ये लगातार सर हम पिछले 11 सालों से ही देख रहे हैं, जो पर्यावरण को लेके या इस तरीके के जितने भी नदी रिवर प्रोजेक्ट को लेके भी सवाल उठे हैं, साइंटिस्ट ने जब भी सवाल उठाए तो इस सरकार में हमने देखा है कि वैज्ञानिक जो चिंताएं आ रही थी उन पे ध्यान नहीं दिया गया। ये तो खुद वैज्ञानिक समुदाय इस बात को लगातार उठाता रहा है। मतलब बनारस की ही हम बात करें, बनारस में आपको ध्यान होगा, अब तो बंद हो गया, उसे आगे चल के सिल्ट मिली और सिल्ट में वो जहाज फंस जाता है। एक मोदी सरकार ने एक बनारस से और कलकत्ता के लिए हुबली तक के लिए एक फेरी, मतलब एक जहाज शुरू किया था ना, एक शिप शुरू की थी। उस समय भी रिसर्च करने वालों ने कहा था कि गंगा में डॉल्फिन है, इलाहाबाद और ये मतलब उस नीचे वाले इलाकों में, बनारस से नीचे आप देखेंगे तो उन इलाकों में डॉल्फिन और कछुओं के हैबिटेट है। लेकिन सरकार ने तब भी नहीं सुना और वहां इन सब के बावजूद एक वो जो फेरी चालू की गई थी कि हम भैया अब जल मार्ग से अपने व्यापार के लिए जल मार्ग भी खोल रहे हैं। वो एक सिगुपा छोड़ा गया था, बाद में गाजीपुर के आसपास जाते ही वो जहाज फंस जाता है सिल्ट में। तो लगातार मतलब बात वही आ रही है अंत में कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम भाई बिजली बचाएंगे, टेम्परेचर डाउन रखने से हमारे इन्वायरमेंट पे भी कम इम्पैक्ट आएगा, और दूसरी तरफ सरकारें खुद अपने पर्यावरण को या जो उसके अभ्यारण्य है, जो बाकायदा घोषित अभ्यारण्य है, वहां भी खुली छूट दे देती है कि नहीं नहीं नहीं, अभी ये हमारी परियोजना है, अभी कोई अभ्यारण्य नहीं, कोई कछुआ नहीं, कोई बर्ड नहीं, बस सब खाली, ये तो खाली है। और इसके लिए बाकायदा लैंड यूज बदल दिया जाता है। उत्तराखंड में हम लोगों ने देखा है कि सरकार ने बेशर्मी से ये तक लिख के दे दिया कि यहाँ तो कोई जानवर ही नहीं है इस जंगल में। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जंगल है 50 किलोमीटर का दायरा और उसमें कोई जानवर ही ना हो, जीव जंतु ही ना हो? तो सरकार तो ऐसे तर्क भी दे रही है। तो अभी तो समझना ही मुश्किल है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। और वाकई में अगर हम गंभीर हैं अपने पर्यावरण को बचाने को लेकर, तो हमारे पास ठोस योजनाएं क्या है जो हमारे वैज्ञानिकों के जरिए आ रही है, हम उस पर अमल कर भी रहे या नहीं? फिलहाल तो मुझे यही समझ आता है कि ये एक लोग इसका तोड़ निकालते हैं। इस एसी में भी भारत हिंदुस्तान में लोग देखेंगे वो 16 पे सेट करेंगे। आप देखिए 5 साल बाद ये होगा, तो कोई आपको तरकीब बताएगा कि ये बटन दबा के 16 पे आ जाता है। हाँ, जब ऐसा लगेगा कि आप, हाँ बिल्कुल। तो इसके अलावा एक अच्छा वीडियो है, अगर आप चाहें तो हमारे न्यूज़लेटर पे जाके देखिए, जहाँ पे ममदानी का जो वो हिंदी और उर्दू का इस्तेमाल करते हुए न्यूयॉर्क में मेयर बनने का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और उसमें वो बहुत सारे कुछ गानों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बॉलीवुड के हैं। और वो मीरा नायर जो फिल्म मेकर हैं, उनके बेटे हैं, और उनके पिता वहाँ कोलंबिया में पढ़ाते हैं, ममदानी साहब जो हैं। वो एक दिलचस्प है कि कैसे हिंदी जो है, हिंदुस्तानियों के साथ जो भी इस समय अमेरिका में चल रहा है, पर हिंदी का काफी वहाँ पे एक करेंसी, और वो काफी तेजी से अपना वो उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो कुओमो जो सबसे लीड कर रहे हैं, उससे ज्यादा उनका बहुत तेजी से कैचअप कर रहे हैं कि उनका फर्क कम होता जा रहा है उनके बीच में। बुधवार को कबीर जयंती थी, और उसके बारे में हम लोगों ने सोचा इसके बारे में, तो मैंने अपनी एक तरह की प्लेलिस्ट शेयर की है उस न्यूज़लेटर में, कि जिसमें हम लोग उन कबीर के भजनों को, जिसमें मैं बार बार लौटता हूँ, और हमारे कई ऐसे हम ख्याल लोग हैं जो कबीर को काफी मानते हैं, और वो ये समझते हैं कि वो एक जिसको हम लोग शोर कम रोशनी ज्यादा जो कहते हैं, कि वो कैसे हमें अपनी उस जगहों पे ले जाए जहाँ शोर कम और रोशनी ज्यादा हो। और साथ ही ये हम लोग सोच रहे थे कि इन 11 सालों में अगर कबीर होते, या जो उन्होंने बातें की वो बातें कोई करता, और या फिर गौतम बुद्ध जो बातें करते, या जो शायद अम्बेडकर जो बातें करते, एक हद तक दयानंद भी जो बात करते, तो उनके साथ क्या किया जाता इस सरकार द्वारा। और शायद उन सब पे बहुत सारे दमनकारी कानून हैं, जिसमें यूएपीए शामिल है, शायद वो तो लगाए जाते या फिर उनको उस तरह से सोचा जाता। तो
और फिर कबीर को लेकर एक ये भी सोच था कि कबीर को आप गाने वाले अलग अलग तरह से लोग गाते हैं, जो शास्त्रीय संगीत में भी गाते हैं, लोक शैली में भी गाते हैं, फिर कव्वाल भी गाते हैं, फिर बाकी लोग सामुदायिकता में साथ बहुत सारे लोग गाते हैं। और इन 11 सालों में हम अपने जो कबीर जो हमारे पास एक रूहानियत लेकर आते हैं, मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी धर्मांधता जैसे जैसे इस देश में बढ़ रही है, हमारी आध्यात्मिकता या रूहानियत थोड़ी सी कम होती दिखलाई पड़ रही है या तो वो एक सवाल है जिसको लेकर ये इस प्लेलिस्ट के जरिए मैं रेखांकित करना चाह रहा था कि, और फिर ये कि कितना दिलचस्प है कि कबीर बनारस में रह के जहाँ से एक तरह से हिंदू धर्म के सबसे बड़े मठाधीश और पंडित और कस्टोडियंस जहाँ रहते थे, वहां रहकर वो सब कुछ कह सके जो उन्होंने कहा और जो अभी भी हमारे साथ है और जो अभी भी हमारे भीतर बज रहा होता है। अगर आप चाहें तो उस न्यूज़लेटर पे जाएं और वो उस प्लेलिस्ट को सुने और अच्छा लगे तो और लोगों के साथ शेयर भी करें। आज का हरकारा हम यही खत्म करते हैं और इसको आप पसंद करेंगे। हाँ राजेश, हमने इस बात को याद रखा कि बुधवार को कबीर की जयंती है। हमने इस बात को याद रखा, कबीर को मतलब इस रूप में रखना भी बहुत मतलब समय की मांग है। हमने याद कबीर सबसे अच्छी बात यह कि कबीर को किसी जयंती की जरूरत दरअसल है नहीं। मतलब वो एक मतलब हम ये बाकी चीजों में सोचे जहाँ पे हम त्योहार मना रहे हैं, जहाँ पर हमें बहुत सारा शोर करना है, जहाँ पे हम लोग को साबित करना है, जहाँ पे कबीर सबसे सुंदर बात यह है कि वो इन सब चीजों से दरअसल बाहर है। आप जयंती आप एक हम हमारे लिए उनको याद करने का एक बहाना तो है, पर आपको कबीर शायद ना ये तो बिल्कुल यथार्थ है कि ये कबीर की जयंती को याद रखने की जरूरत नहीं है। वो तो रोज का मामला है ना कबीरदास का, तो कबीर का तो रोज का मामला है। लेकिन अगर आप जयंती भी याद रख लें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जयंती भी अगर याद रख लें, हाँ उसी में आनंद आ जाएगा। लेकिन जयंती भी याद नहीं रखी जा रही है। मुझे तो ये भी अजीब लगा, उस दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि जब जिस दिन वो पहलगाम वाले बता रहे थे कि आज बुद्ध जयंती के दिन उन्होंने कहा था कि और उन्होंने कहा था कि बुद्ध शांति के प्रतीक हैं, पर शांति का रास्ता शक्ति से होके जाता है। तो बहुत सा मेरे लिए थोड़ा सा चौंकाने वाली बात थी। तो बहुत धन्यवाद आपका। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको हम ख्याल लोगों के साथ साझा भी करें और बने रहिए हरकारा इस न्यूज़ रूम के साथ में, और साथ में हमारे न्यूज़लेटर भी देखते रहिए। आपके लिए आपको रोज कुछ ना कुछ जरूर कोई काम की चीज़ वहाँ पे मिलती रहेगी, जो कि मुख्य धारा के मीडिया में बाकी जगहों पे शायद आप नहीं अपना मिल पाया। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। शुक्रिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।